हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक और नए क्लास में। तो साथियों, जैसा कि रेलवे ग्रुप डी 2026 का एग्ज़ाम 3 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं, तो टारगेट केवल एक ही हमारा है, वह है 3 अगस्त। तो आज की इस क्लास में हम लोग दूसरे पेपर को डिस्कस करेंगे और यह दूसरा पेपर आपके 3 अगस्त के सभी शिफ्टों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल रहने वाले हैं, क्योंकि साथियों जिस तरह से साइंस, जीके, करंट अफेयर, मैथ और रीजनिंग के सवाल पूछे आएंगे आपके पेपर में, और जो हर बार सवाल पूछे आते हैं वैसा ही सवाल आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे। 50 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे और आप सभी का टारगेट केवल 25 सवाल सही करने का होगा। तो रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम केवल 90 मिनट का होगा। तो साथियों इसी 90 मिनट में आप सभी को 30 सवाल रीजनिंग का मिलेगा हल करने के लिए, 20 सवाल करंट अफेयर का मिलेगा, 25 सवाल मैथ का मिलेगा और साथियों 25 सवाल साइंस का मिलेगा। 100 सवालों का आपका पूरा पेपर होगा। एक सवाल आप सही करते हैं तो आपको 1 नंबर मिलेगा, यानी कि 100 सवाल 100 नंबर का पूरा पेपर रहेगा। यदि साथियों अपने जोन में आपको कट ऑफ को क्लियर करना है तो कम से कम 75 प्लस स्कोर करना होगा, क्योंकि हाल में 2025 का ग्रुप डी का रिजल्ट आया। आपने देखा होगा कि हर एक जोन का लगभग भाई 72 से लेकर 76 के बीच में कट ऑफ गया है। तो मान के चलिए कि आप सभी को इस बार 75 प्लस स्कोर करना होगा यदि आप सभी को 22,195 पदों पर एक सीट लेनी है तो। ठीक है, तो आज के इस सेशन में साथियों टॉप लेवल के एक फुल पेपर का सोल्यूशन करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके का। ठीक है, तो साथियों डेली क्लास एक सुबह 8 बजे, एक दोपहर 12:30 पे और एक रात 8 बजे, ये डेली क्लास की टाइमिंग होती है। ठीक है, लास्ट में आप सभी से स्कोर पूछेंगे, भाई स्कोर जरूर करेगा। एक छोटा सा टारगेट हम आपको दे रहे हैं। सबसे पहले हम लोग साइंस के 25 सवाल को करेंगे, तो इसमें आपको केवल 8 से 9 सवाल सही करने हैं। उसके बाद जीके करंट अफेयर के 20 सवाल को हल करेंगे, तो इसमें आपको केवल 4 से 5 सवाल सही करने हैं। ठीक है, लास्ट में जो 10 सवाल मैथ और रीजनिंग हो गए, इसमें आपको कम से कम भाई 6 सवाल सही करना है। इतने का टारगेट आपने यदि पूरा किया तो समझिए कि आपकी तैयारी बेस्ट लेवल की होने वाली है। ठीक है, इतना टारगेट आपको जरूर पूरा करना है, वो भी अपने से सही करना है। ठीक है, तो देखिए आज का पहला प्रश्न है, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को निम्न में से और किसका नियम भी कहा जाता है? बताइए, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को और कौन सा नियम भी कहा जाता है? तो आप जानते हैं साथियों जड़त्व का नियम भी कहा जाता है न्यूटन की गति के प्रथम नियम को। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 2 को, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? बताइए साथियों, जब बेरियम क्लोराइड सोडियम सल्फेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो ये साथियों दोहरा विस्थापन होता है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 3 को, तरंग का आयाम बढ़ने पर निम्नलिखित में से किसमें वृद्धि होती है? बताइए, तरंग का आयाम बढ़ने पर किसमें वृद्धि होती है? तो साथियों तरंग की ऊर्जा में वृद्धि होती है। सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइए, पृथ्वी के गुरुत्वीय बल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो यह वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। तो पहला ही आपका कथन क्या है? बिल्कुल सत्य है। तो ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, एक धात्विक चालक का प्रतिरोध किसके साथ बढ़ता है? बताइए, एक धात्विक चालक का प्रतिरोध किसके साथ बढ़ता है? तो साथियों तापमान में वृद्धि के साथ बढ़ता है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। लास्ट में स्कोर जरूर पूछेंगे भाई, स्कोर जरूर बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, सुकेंद्रक की कोशिका यानी कि यूकैरियोटिक सेल, इसमें केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? बताइए, सुकेंद्रक की कोशिका में केंद्रक का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखिएगा कोशिका की जीवन प्रक्रियाओं को निर्देशित करना होता है। ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 7 को, निम्नलिखित में से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है? बताइए साथियों, इनमें से कौन सा स्थितिज ऊर्जा का एक उदाहरण है? एक चलती ट्रेन नहीं भाई, एक बहती ट्रेन ये भी नहीं है स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण।
एक लुढ़कती गेंद, ये भी नहीं है। तो एक मेज पर रखी किताब, ये सातों उदाहरण है स्थितिज ऊर्जा का। तो डी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 8 को, द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती हैं? बताइए, द्विखंडन के दौरान कितनी संतति कोशिकाएं बनती है? तो पूरे 2 भाई संतति कोशिकाएं बनती हैं द्विखंडन के दौरान। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए। क्वेश्चन नंबर 9 को, किसी पदार्थ की अवस्था चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, किसके द्वारा निर्धारित होती है? बताइए, किसी पदार्थ की अवस्था चाहे वह ठोस हो, द्रव हो या गैस हो, वो किसके द्वारा निर्धारित होती है? तापमान के द्वारा, दाब के द्वारा या साथियों आयतन के द्वारा? बताइए। तो वो साथियों केवल याद रखिएगा तापमान के द्वारा और दाब के द्वारा भाई ये निर्धारित होती है। यानी कि ऑप्शन ए होगा और बी होगा भाई, केवल ए और बी होगा। कौन सा ऑप्शन में? डी वाले ऑप्शन में देखिए, तो राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट। तो साथियों आगे बढ़ने से पहले भाई पेपर में छपने वाला प्रश्न आ चुका है। जिन स्टूडेंट की तैयारी बिल्कुल भी नहीं है, बस आप सभी को इतना पढ़ना है। तो साथियों आज 9 जुलाई हो चुका है, पेपर 3 अगस्त से शुरू होने जा रहे हैं। यानी कि आप सभी के बीच में केवल 14 दिनों के पास, 14 दिन बाकी है आप सभी के पास। तो इन्हीं 24 दिनों में साथियों आप सभी को कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट करना है। तो इसमें साथियों हम आपको कंप्लीट जीके करंट अफेयर के क्वेश्चन देंगे, मैथ के सारे क्वेश्चन देंगे, रीजनिंग के सारे क्वेश्चन देंगे, प्लस साइंस के सारे क्वेश्चन देंगे। तो ये मिलेगा पीडीएफ आपको कैसे भाई? देखिए व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करके मात्र साथियों 25 रुपये पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अपने पास मंगा लीजिए। साथियों कम समय में ज़्यादा तैयारी होने वाली, सफलता आपकी होगी पक्की, क्योंकि जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन साथियों इस पीडीएफ में हमने आपके ऐड कर दिया है। तो आने वाले 24 दिनों में आप सभी को बस इतना कंप्लीट पढ़ना है। जो स्टूडेंट काफ़ी अच्छी तरीके से डेली इस पीडीएफ को पढ़ लेता है तो समझिए कि वो एग्ज़ाम को पास कर सकता है, काफ़ी अच्छा स्कोर के साथ वो अपने जोन में टॉप भी कर सकता है, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, सीधे पेपर में छपने वाले प्रश्न होने वाले हैं। तो यदि आपको चाहिए तो साथियों इस नंबर आप व्हाट्सएप करके मात्र 25 रुपये पे करके ये सारे क्वेश्चन आप अभी अपने पास मंगा लीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बने लवण विलयन का पीएच मान लगभग कितना होता है? एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार से बने लवण विलयन का पीएच मान लगभग कितना होता है? तो सातों 7 के बराबर होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्लियर मेरे दोस्त? क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए, एक छात्र परागण से पहले पुष्प की वर्तिका काट देता है, सबसे अधिक संभावित परिणाम क्या होगा? बताइए, एक छात्र ना परागण से पहले पुष्प की जो वर्तिका है वो काट देता है, तो सबसे अधिक संभावित परिणाम क्या हो सकता है? तो याद रखिएगा निषेचन ही नहीं होगा। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 को, निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? बताइए, कौन सा क्रियाकलाप द्रव्य के कणों के बीच रिक्त स्थान की उपस्थिति को प्रदर्शित करता है? तो भाई चीनी को जल में घोलने को। ठीक है, तो इस सवाल का भी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 को, पादप कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किससे बनी होती है? बताइए साथियों इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेंगे? पादप कोशिका भित्ति जो मुख्य रूप से किससे बनी होती है? तो वो साथियों सेलुलोज से बनी होती है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 14 को हल करिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? तो साथियों कौन सी धातु आसवन द्वारा शुद्ध की जाती है? तो वो भाई जस्ता धातु है। ठीक है, डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को हल करिए, क्वेश्चन नंबर 15 को, क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है? बताइए, क्या होता है जब एक पेंडुलम बॉब अपनी औसत स्थिति से चरम स्थिति तक झूलता है? तो क्या बोलते हैं? तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घट जाती है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 16 को, प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का क्या उद्देश्य है? बताइए, प्रजनन स्वास्थ्य में गर्भ निरोध का क्या उद्देश्य है?
तो भाई अनियोजित गर्भधारण को रोकना इसका उद्देश्य है। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 17 को। उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है। बताइए, उस तत्व की पहचान कीजिए जो प्रकृति में अणु के रूप में विद्यमान नहीं होता है, तो भाई उसे हीलियम बोलते हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 18 को। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु यानी कि बैक्टीरियम के कारण होता है? बताइए साथियों, कौन सा यौन संचारित रोग जीवाणु के कारण होता है? वो कौन सा रोग है? तो साथियों याद रखिए सुजाक यानी कि जो गोनोरिया हो है। ठीक है, तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 19 को। एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा यानी कि सर्कुलर आउटलाइन के प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? बताइए, एक गोलीय लेंस की वृत्ताकार बाह्य रेखा में प्रभावी व्यास को क्या कहते हैं? तो याद रखिए द्वारक बोलते हैं यानी कि अपर्चर कहते हैं। तो साथियों डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा बड़े बांधों का परिणाम नहीं है? तो साथियों इनमें से कौन से बड़े बांधों का परिणाम नहीं है? तो वन रोपण ही नहीं है, पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 21 को। निम्नलिखित में से कौन सा गति समीकरण कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र है? बताइए साथियों, कौन सा गति समीकरण कण के अंतिम वेग से स्वतंत्र है? तो वो साथियों यस बराबर यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है। तो इस सवाल का डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 22 को। निम्नलिखित में से कौन सा किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है? बताइए साथियों, कौन सा किसी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुणधर्म यानी कि कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है? कौन सा इनमें से? तो प्रतिरोधकता है। डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 23 को। स्नेल का नियम प्रकाश की किस परिघटना से संबंधित है? बताइए साथियों, स्नेल का नियम प्रकाश की किस परिघटना से संबंधित है? तो वो अपवर्तन है भाई। सी ऑप्शन अपवर्तन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए क्वेश्चन नंबर 24 को। अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? बताइए साथियों, अधातुओं के ऑक्साइड प्रकृति में कैसे होते हैं? तो भाई अम्लीय होते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। चलिए भाई साइंस का आखिरी सवाल कॉल करिए और स्कोर पूछेंगे भाई, निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलोधी बनाता है? बताइए, क्या जाइलम वाहिकाओं को जलोधी बनाता है? तो लिग्निन है भाई। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। तो साइंस के 25 सवाल कंप्लीट हो गए। बताइए आप सभी का इन 25 सवालों में से साइंस में कितना स्कोर बना? तो उम्मीद करूंगा साथियों लगभग 10 सवाल तो आपने सही किया ही होगा। अब यहाँ से आप सभी का करंट अफेयर और जीके का सवाल चलेगा, तो 20 में से लगभग साथियों 4 से 5 सवाल सही जरूर करिएगा भाई। ठीक है, देखिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो के PSLV C62 मिशन रॉकेट के किस चरण में तकनीकी खराबी कारण विफल हुआ था? बताइए, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के PSLV C62 मिशन रॉकेट के किस चरण में तकनीकी खराबी कारण विफल हुआ था? तो भाई तीसरे चरण में। ठीक है, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 27 को। क्रय शक्ति समानता यानी कि परचेसिंग पावर पैरिटी के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है? क्रय शक्ति समानता के आधार पर विश्व अर्थव्यवस्था में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का तीसरा स्थान है भाई। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 28 को। किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियों के साथ अलग अलग विधायी विषय प्रदान किए? बताइए साथियों, किस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के लिए 3 अलग अलग सूचियों के साथ अलग अलग विधायी विषय प्रदान किए? तो याद रखिएगा साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने दिया था भाई। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए क्वेश्चन नंबर 29 को। भारत किस देश को पीछे छोड़कर अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी कि नॉमिनल जीडीपी के आधार पर बन गया है? बताइए साथियों,
भारत किस देश को पीछे छोड़कर अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो वो साथों जापान को छोड़कर। ठीक है, डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? पूर्वी बंगाल में समाज सुधारक किसके मतुआ संप्रदाय ने चंडाल कृषकों के बीच कार्य किया? बताइए, पूर्वी बंगाल में समाज सुधारक किसके मतुआ संप्रदाय ने चंडाल कृषकों के बीच कार्य किया था? तो भाई हरिदास ठाकुर के। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। और साथियों आप चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। और साथियों आप क्लास पे नए तो भाई क्लास को एक लाइक जरूर करिएगा, क्योंकि साथियों आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें मोटिवेट करता है कि आपके लिए हम दिन रात मेहनत कर पाते हैं। ठीक है, तो भाई आप जरूर भाई क्लास को लाइक करिएगा। देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो साथियों भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने का निर्देश देता है? तो वो अनुच्छेद 38 है भाई। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 32 को हल करिए। भारत के समुद्री क्षेत्र में प्रदूषण प्रतिक्रिया के लिए केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण कौन है? तो साथियों भारत के समुद्री क्षेत्र में प्रदूषण प्रतिक्रिया के लिए केंद्रीय समन्वय प्राधिकरण कौन है? तो वो साथियों भारतीय तटरक्षक बल है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 को देखिए। विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं WESP 2025 निम्न में से किस संगठन द्वारा जारी की गई है? बताइए साथियों, विश्व आर्थिक स्थिति एवं संभावनाएं 2025 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो वो साथियों संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई है। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 34 को। राष्ट्रीय बीज नीति यानी कि नेशनल सीड्स पॉलिसी निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? बताइए साथियों, नेशनल सीड्स पॉलिसी किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये साथियों 2002 में शुरू की गई थी। सी ऑप्शन राइट आंसर है। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35 को। भारत सरकार ने किस वर्ष पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? बताइए साथियों, भारत सरकार ने किस वर्ष पोखरण के मरुस्थल में अपना पहला परमाणु परीक्षण किया था? तो साथियों 1974 में किया था। बी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्लियर मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 36 कॉल करिए। भारत ने निम्न में से किस टीम को पराजित कर दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीता था? बताइए साथियों, भारत ने किस टीम को पराजित कर दृष्टिहीन महिला T20 विश्व कप 2025 का खिताब जीत लिया था? तो वो साथियों नेपाल देश को हराया था। सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 37 कॉल करिए। राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने किस शहर को 2030 खेलों की मेजबानी के लिए चुना है? बताइए साथियों, राष्ट्रमंडल खेल महासंघ ने किस शहर को 2030 खेलों की मेजबानी के लिए चुना है? बताइए साथियों। तो याद रखिएगा मेरे दोस्त, वो अहमदाबाद भारत को चुना है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 38 को देखिए। निम्नलिखित में से किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? बताइए साथियों, किस अवसर पर प्रतिवर्ष तमिलनाडु राज्य में नाट्यांजलि उत्सव मनाया जाता है? तो साथियों महाशिवरात्रि के अवसर पर। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 39 को हल करिए आप सभी लोग। गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान निम्नलिखित में से किस वर्ष किया था? बताइए, गांधी जी ने रॉलेट एक्ट के विरुद्ध सत्याग्रह का आह्वान किस वर्ष में किया था? तो साथियों याद रखिएगा 1919 में किया था, जब जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्वेश्चन नंबर 40 को हल करिए। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया था? बताइए साथियों, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? इंपॉर्टेंट सवाल होने वाले भाई। तो किस शासक द्वारा अधिकतम संख्या में बौद्ध स्तूपों का निर्माण कराया गया था? तो भाई अशोक के समय। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्लियर। चलिए भाई, अब यहाँ से साथियों हम लोग रीजनिंग और मैथ के सवालों को डिस्कस करेंगे। तो लगभग आप सभी का 4 सवाल सही होना चाहिए भाई। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न, HN9 LK-3 से एक निश्चित तरीके से संबंधित है। इसी प्रकार NY4 RB-8 से संबंधित है। इसी तरह का पालन करते हुए OU13 दिए गए विकल्पों में से किससे संबंधित है? हल करिए साथियों, इस सवाल का राइट आंसर क्या बनेगा? जैसे देखिए HN9
जो कि साथियों संबंधित है यल के -3 से। जब साथियों अक्षर और नंबर साथ में दे तो सबसे पहले नंबर को हल करते हैं। क्लियर? तो आप बताइए कि 9 से, और भाई ऑप्शन देखिए सभी नंबर अलग अलग दिएंगे। ऑप्शन में 5 दिया है, 3 दिया है, 1 दिया है, 2 दिया है। यदि साथियों हम केवल नंबर को भी हल कर लेते तो हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। तो 9 से आप -3 कैसे बना सकते हैं? 9 में ऐसा क्या घटाएंगे कि आपका -3 बन जाएगा? तो साथियों 9 में से यदि हम -12 घटाते तो हमारा -3 बन सकता है। क्यों साथियों? पहले में तो ये है भाई कि -12 हमने किया है 9 में से, तब हमारा -3 आया है। तो इसी प्रकार साथियों देखिए दूसरा जो दिया है 4 और -8, 4 में से अब आपको -8 बनाना है। तो भाई आप 4 में से इस बार भी तो -12 घटाएंगे तो -8 बन जाएगा ना। तो अब देखिए साथियों जो पूछा है OU 13, तो आप सीधे सीधे 13 में से दिया -12 घटाएंगे तो 1 आएगा ना। तो देखिए किस ऑप्शन में 1 है? सी वाले ऑप्शन में। तो यह आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कि नहीं, बताइए। इस सवाल में आपको किसी प्रकार का डाउट? तो आप भाई अब अक्षर को भी हल कर सकते हैं चेक करने के लिए सही है कि नहीं। जैसे देखिए पहला आपका दिया है HN, इसका रिलेशन किसे? यल के से। H देखिए 8, L 12, तो इसमें देखिए 8 से 12 यानी कि +4 हुआ है। N 14, K 11, -3 हुआ है। तो इसमें देखिए अक्षर में भाई +4 और -3 का रिलेशन है। दूसरा भी चेक करिए NY और RV। देखिए N होता है 14, R होता है 18, 14 से 18 +4, Y 25, V 22, तो -3। देखिए +4 -3 का रिलेशन है। दूसरा देखिए जो हमसे पूछा था OU, O होता है 15, +4 रिलेशन लगा लीजिए। 15 4 19, 19 पे कौन आता है? यस आता है। और साथियों U 21, 21 में से 3 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 18, 18 पे R। देखिए SR, सी ऑप्शन में देखिए दे रखा है SR1, नंबर को हल किया था हमारा 1 आया था भाई। क्लियर? चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 को। यदि संख्या 1 7 3 2 5 9 6 में प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? भाई आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में आपको लिखना है। पहले मूल संख्या को लिख लेते हैं हम लोग। 1 7 3 2, 1 7 3 2 5 9 6। ठीक है, तो प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, छोटा से बड़ा। तो सबसे पहले तो 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 नहीं है, 5 है, 6 है, 7 9, छोटा से बड़ा हो गया। ये साथियों आपका मूल संख्या है, ये आपका जो हमने अभी बनाया नया संख्या। तो देखिए 1 से 1 अपने सेम पोजीशन पे है, 7 से 2 बदल गया भाई, 3 से 3 अपने सेम पोजीशन पे हैं, 1 भी अपने सेम पोजीशन पे है, 3 अपने सेम पोजीशन पे, 5 से 2 बदल गया, 5 से 6 बदल गया भाई, 9 से 7 बदल गया, 6 से 9 बदल गया। यानी 2 ऐसी संख्या, एक 1 है और एक 3 है। 2 ऐसे अंक हैं जो कि साथियों अपने स्थान को बिल्कुल अनचेंज किए यानी कि अपरिवर्तित कर रहे हैं। तो इस सवाल का राइट आंसर कितने होंगे? 2 होंगे, यानी कि ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर होंगे, क्योंकि 2 ऐसी संख्या है जो कि अपने अंकों का स्थान अपरिवर्तित कर रहे हैं भाई। ठीक है, ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर होंगे। आप सभी को समझ में आया? चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 43 कॉल करिए। निम्नलिखित श्रृंखला का संदर्भ लीजिए तथा दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो साथियों 9 1 6 3 7 4 1 8 5 9 2 ये आपकी संख्या दी गई है। तो इसमें मैंने कि सवाल क्या पूछा है? देखिए सवाल क्या पूछा है, ऐसी कितनी सम संख्या है, ऐसी कितनी सम संख्या जिनके ठीक बाद एक सम संख्या आती है। एग्जाम्पल जैसे कोई सम संख्या 4 है तो इसके बाद भी कोई एक सम संख्या होना चाहिए। तो इस तरह आपको ऑप्शन में मतलब कि समीकरण में देखना होगा भाई कि लगातार 2 सम संख्या आनी चाहिए। देखिए 9 1 6, 6 के बाद 3 नहीं होगा भाई, 4 के बाद एक भी सम संख्या नहीं, 8 के बाद देखिए 5 नहीं है, 9 के बाद 2 कोई नहीं है भाई। यानी कि एक भी ऐसी सम संख्या नहीं है जिसके बाद भी साथियों एक सम संख्या आ रही है। देखिए 9 विषम संख्या है, एक भी सम संख्या, 6 एक सम संख्या, तो इसके बाद देखिए 3 एक विषम संख्या आ गया, नहीं होगा। फिर 4 देखिए 4 एक सम संख्या, उसका देखिए विषम संख्या 1 आ गया। 8 भी देखिए एक सम संख्या, लेकिन उसके बाद देखिए 5 आपका क्या आ गया, विषम संख्या। फिर 2 देखिए इसका तो कोई संख्या नहीं है। तो इस तरह क्या हो जाएगा, एक भी ऐसी कोई संख्या नहीं है जिसके बाद साथियों सम संख्या आए। तो इस सवाल का डी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। चलिए भाई
क्वेश्चन नंबर 44 को हल करिए। देखिए 7 व्यक्ति हैं बी सी डी आई जे के और एल एक सीधी पंक्ति में उत्तर की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। तो साथियों एक सीधी पंक्ति ऐसे है, 7 लोग बैठे हैं, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 6 लोग, 7 लोग। ठीक है, जब इस तरह का सवाल आता है तो आप क्या करते हैं साथियों, बस अब पंक्ति को बनाइए, उत्तर ऊपर की तरफ देख रहे हैं, एक साइड सभी लोग दे रहे हैं, वो भी नॉर्थ की तरफ। तो एक एक लाइन को पढ़िए और एक एक लाइन को कंप्लीट करिए। तो सवाल के पहले लाइन पे हम बढ़ते हैं, के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो हम यही सवाल को शुरू करें क्योंकि सवाल बोल दिया है कि के बाईं ओर कोई नहीं बैठा है। तो साथियों के को यदि हम यहाँ बैठा दें तो इसके देखिए लेफ्ट में कोई नहीं आएगा भाई, के बाईं ओर कोई नहीं बैठेगा। बाईं मतलब क्या होता है, लेफ्ट होता है। यदि साथियों सवाल पूछता है के दाईं ओर कोई नहीं बैठता तो के को हम यहाँ बैठाते हैं। यदि हम के को यहाँ बैठाते तो इसके देखिए राइट साइड में कोई नहीं आएगा भाई, लेकिन बायां पूछा है तो यहाँ पर हम बैठाएंगे। फिर देखिए के और जे के बीच केवल 4 व्यक्ति बैठे, के यहाँ पे ऑलरेडी बैठ चुका है तो जे को हम इस जगह बैठाएंगे, के और जे के बीच में 4 लोग आएंगे, 1 2 3 4 लोग, यानी कि साथियों हम जे को कहाँ बैठा दे, यहाँ पर बैठा दे। देखिए के और जे के बीच में 4 लोग आ गए, 1 लोग, 2 लोग, 3 लोग, 4 लोग। ठीक, इतना क्लियर। अब देखिए अगला लाइन पे बढ़ते हैं, जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पर एल बैठा है, जे यहाँ पे बैठा है तो जे के बाईं ओर पे दूसरे स्थान पे एल बैठा है, बायां इधर ही होगा ना भाई। तो पहला पोजीशन ये है, दूसरा पोजीशन ये है, क्लियर। जे के बाईं ओर दूसरे स्थान पे एल बैठ गया है। फिर देखिए बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में डी बैठा है, तो साथियों बी के ठीक बाईं ओर पड़ोस में डी बैठा है तो बी को यहाँ बैठा लीजिए, डी को यहाँ बैठा लीजिए, क्लियर भाई। बी के ठीक बाईं ओर डी बैठा है वही पड़ोस में, क्लियर। फिर देखिए यल का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, यानी कि साथियों सी यहाँ पर नहीं आएगा भाई, तो सी यहाँ पे आ जाएगा। अभी एक अक्षर कौन नहीं बैठा, आई नहीं बैठा, तो आई को यहाँ बैठा लीजिए। 7 व्यक्ति बैठ गए। अब अंतिम लाइन में देखिए सवाल क्या पूछा है, यल और सी के बीच कितने व्यक्ति बैठे, बताइए साथियों। यल कहाँ पर है, यल यहाँ पर है, सी अंतिम एकदम दाएं पे है, तो इनके बीच में एक आई बैठा है और एक जे बैठा है, यानी कि साथियों यल और सी के बीच में 2 लोग बैठे हैं, कौन कौन, आई और एक जे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन राइट आंसर होंगे, क्लियर। आप सभी को समझ में आया। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 45 को। दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 36 41 51 66 86 क्वेश्चन मार्क, 36 41 51 66 86। तो साथियों नंबरों का श्रृंखला बढ़ रहा है, यानी इसमें कुछ ना कुछ ऐड हुआ होगा। 36 41 यानी +5, 41 51 +10, 51 से 66 +15, 66 से 86 +20। तो साथियों 5 10 15 20 यानी 5 का टेबल चल रहा है भाई, यानी कि इसमें हम +25 करेंगे। 86 में 25 को जोड़िए, 6 5 11 का 1, 8 2 10 11 यानी कि 111 आएगा भाई। इस प्रश्न चिन्ह के स्थान में क्या आएगा, 111 आएगा, जो कि साथियों पहला ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे, क्लियर। चलिए भाई उम्मीद करूंगा आप सभी को हर एक सवाल समझ में आ रहे होंगे। जिस भी सवाल पे साथियों आपको डाउट है तो भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, डाउट लेकर आप मत चलिएगा मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए योगेश अपनी कक्षा में ऊपर से 34वें स्थान पर है और नीचे से 38वें स्थान पे है, तो उसकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं। जब इस तरह का सवाल आए तो आप जो योगेश अपनी कक्षा में ऊपर से स्थान लिख लीजिए, उसका नीचे का पोजीशन लिख लीजिए और -1 करिए। 34 38 72, 72 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा, 71, यानी कि साथियों योगेश की कक्षा में कितने विद्यार्थी, 71 लोग हैं, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होंगे, क्लियर। चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 47 खोल करिए। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। तो साथियों एक समीकरण दिया है और हर एक अक्षर का अर्थ दिया है प्रश्न में, तो पहले आप सभी को समीकरण बनाने की जरूरत है, उसके बाद हल करना। तो चलिए समीकरण को बना लेते हैं। देखिए 25 सी है, सी का अर्थ क्या दिया, प्लस, तो सी की जगह प्लस रखिए। 15 15 के बाद देखिए ए है, ए का अर्थ भाग है तो ए की जगह भाग रख दीजिए। 3 3 के बाद देखिए डी है, डी का अर्थ माइनस है तो डी की जगह माइनस।
9, 9 के बाद देखिए बी है, बी का अर्थ है गुणा। तो ये समीकरण बन के तैयार हो चुका है, इसमें बॉर्डर स्कीम लगा दीजिए। 25 प्लस 3 का भाग 15 में 5 बार में माइनस 9 3 27, 25 5 20, 20 में से 27 को घटाएंगे तो कितना होगा भाई? 25 5 20। कुछ मिस्टेक हो रहा है क्या भाई? कहाँ पर मिस्टेक हुआ है भाई? एक सेकंड मेरे दोस्त। 25 सी का अर्थ क्या है भाई? प्लस, ठीक है। ए है, ए का अर्थ भाग, ठीक है। फिर इसका अर्थ डी का अर्थ माइनस, ठीक है। फिर इसका अर्थ बी का अर्थ क्या है भाई? गुणा है, ठीक तो है। 25 प्लस 3 का भाग 15 में 3 5 15 भाई माइनस 9 गुणे 3 है ना। तो साथों यहाँ से 25 प्लस 5 माइनस 27, ठीक है। अब साथों ये तो 20 भाई, 25 में 5 जोड़ेंगे 20 माइनस 27 भाई, यहाँ से तो हमारा -7 आ रहा है आंसर, लेकिन ऑप्शन में दिया ही नहीं है। कहाँ पर सिली मिस्टेक हुआ है मेरे दोस्त? कहीं मिस्टेक हो रहा है? एक सेकंड भाई, मिस्टेक तो हो रहा है, बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है। कैसे यार? 25 प्लस 5 30 होता है ना, 30 में से 27 घटाएंगे 3 भाई, 3 बी ऑप्शन। भाई 25 प्लस 5 हम 20 कैसे लिख दे रहे हैं भाई? घटा दे रहे हैं क्या? दिमाग काम नहीं कर रहा है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर। अब देखिए सही सॉल्व हुआ, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व देखिए, क्वेश्चन नंबर 48 को। यदि ए रेशो बी बराबर 1:3 दिया है, बी रेशो सी बराबर 4:3 है और सी रेशो डी 6:7 है, तो ए बी सी का कितना मान होगा? तो साथियों ए बी सी का केवल मान पूछा है, तो ए बी देखिए कितना दिया है? 1:3 दिया है। बी सी कितना दिया है साथियों? 4:3 दिया है। भाई ए बी सी दिया है तो डी हम नहीं लिखेंगे, तो इधर 3 बढ़ा दीजिए, इधर 4 बढ़ा दीजिए। 4 एक कम 4, 4 तेई 12, 3 3 का 9। तो ए बी सी का कितना माना है? 4 12 9। कौन सा ऑप्शन है? 4 12 9 बी ऑप्शन। तो ये ऑप्शन भी हम लोग का राइट आंसर हो जाएंगे। भाई ए बी सी का ही मान पूछा है तो हम डी क्यों लिखे भाई? क्लियर? आप सभी को समझ में आया? चलिए नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49 को। ए और बी मिलकर किसी कार्य को 6 दिना में कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी ना किसी काम को मिलकर 6 दिन में कर रहे हैं। बी अकेला उसी कार्य को 9 दिन में कर सकता है, यानी कि बी उसी काम को 9 दिन में कर रहा है। तो ए अकेले उसी कार्य को दोगुना करने में कितना समय लगेगा बताइए साथियों। पहले इनका साथियों हम लोग टोटल काम निकाल लेते हैं। 6 और 9 का टोटल काम कितना होगा? एलसीएम निकाल लेते हैं, तो कितना होगा भाई? 6 9 का एलसीएम 18 होता है। अब एक दिन का दक्षता निकालते हैं। ए और बी का एक दिन का काम कितना? 3 है मिलकर जब कर रहे हैं, और बी का एक दिन का काम 2 है। तो साथियों आप ही सोचिए कि ए और बी मिलकर एक दिन में 3 काम कर रहे हैं, लेकिन बी एक उसी काम को भाई 2 दिन में कर रहा है, यानी कि ए यहाँ से कितना आ जाएगा साथियों? 1 का दक्षता होगा। ए का जो ए की क्षमता कितना होगा? 1 होगा। तो साथियों यहाँ से जब हम लोग दोगुना कार्य पूरा करने में ए द्वारा लिया गया समय निकालेंगे, तो प्रारंभिक देखिए 18 यूनिट है, तो भाई 18 यूनिट है, 18 टोटल काम है। अब साथियों दोगुना काम क्या हो जाएगा? 18 गुणे 2 हो जाएगा, यानी 36 हो जाएगा साथियों। 36 यूनिट होंगे। समय भी आप निकाल सकते हैं, 36/1 भाई, एक दिन का काम एक ही है, तो कितना होगा? 1/36 यानी 36, यानी कि साथियों दोगुना करने में कितना समय दिन में लगेगा? तो 36 लगेगा भाई। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होंगे। क्लियर? इस सवाल में आप सभी को किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 को। तेल की कीमत में क्रमशः 50% और फिर 40% की वृद्धि की जाती है, तो समतुल्य एकल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? तो साथियों फार्मूला जब 2% वृद्धि में दे तो हम लोग क्या लगाते हैं? ये वाला फार्मूला साथियों, ए प्लस बी यानी कि 50 + 40, ए इंटू बी 50 × 40 अपान में 100, तो 00 से 00 कैंसिल, 50 + 40 90, 5 चौका 20, यानी कि साथियों 110% आएगा भाई। तो समतुल्य एकल प्रतिशत वृद्धि कितनी होगी? 110%, जो किसी ऑप्शन राइट आंसर होंगे। तो साथियों फाइनली ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब बताइए साथियों आप सभी का 50 क्वेश्चन में से कितना स्कोर बना? तो उम्मीद करूंगा साथियों लगभग 50 का 50 आपने भाई सही किया होगा, लगभग हर एक सवाल का उत्तर भी आपने याद कर लिया होगा। तो बताइए साथियों किसी भी सवाल में आपको डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो उम्मीद करूंगा साथियों आप सभी को हर एक सवाल का उत्तर याद हो चुका होगा। डेली साथियों आपको क्लास करनी है, अब समय नहीं है, 24 दिनों का समय आप सभी के पास बचा है केवल। तो इन्हीं 24 दिनों में सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करना है, सारे सिलेबस को कंप्लीट करना है, ठीक है।
तो चैनल पे नए तो भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए। डेली इसी तरह क्लास आप सभी के बीच आने वाली है, एक भी दिन का गैप नहीं होने वाला है। मॉक टेस्ट लगाइए साथियों, टाइम मैनेजमेंट बनाइए भाई आप लोग। टाइम मैनेजमेंट के बिना साथियों आप सभी पेपर मत जाइएगा देने भाई, नहीं तो पूरा सवाल आप नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। 90 मिनट में 100 सवाल नहीं अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है मेरे दोस्त, तो मॉक टेस्ट लगाइए, डेली क्लास को करिए। तो चलिए सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं साथियों एक और नए सेशन के साथ। आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट, धन्यवाद।